अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एआर। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या चीज़ है? असल में न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये रिलेट करता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले एक्सलेरेशन, मैस और उस पर लगने वाली फोर्स के दरमियान एक रिलेशन को। तो आइए इसको हम जो है एक्सप्लेन करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो डेफिनेशन के मुताबिक द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। यानी जो हमारे पास मोमेंटम है उसके अंदर आने वाली जो चेंज है उसके रेट की शरह, जो उसकी शरह है चेंज की, उसको हम फोर्स का नाम देते हैं और उसकी डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट अपॉन हो जाती है। या अगर हम मैथमेटिकल देख रहे हैं तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टेकन के। इफ अ फोर्स एफ चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम वी टू वी प्लस डेल्टा वी, यहाँ डेल्टा वी से मुराद है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, देन इट्स इनिशियल मोमेंटम पी जो कि एम वी के बराबर है विल चेंज बाई डेल्टा पी जो कि एम इंटू डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट अपॉन होती है जिसका मास एम है तो उसका जो मोमेंटम है वो एम वी के बराबर होगा। और अगर वेलोसिटी को चेंज करते हैं वी प्लस डेल्टा वी में तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो एम डेल्टा वी के बराबर होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के। और आप जानते हैं कि अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदलेंगे तो फिर यहाँ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन एफ बराबर हो जाएगा के इंटू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। वेयर के द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि एफ इक्वल है के लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। यहाँ लिमिट जो है इस बात की तरफ इशारा करती है कि हम वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर इस फोर्स को मेजर करना चाहते हैं तो देन वी यूज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं फिर कि यानी जो डेल्टा पी है ये मुकम्मल डेरिवेटिव में तब्दील हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा के डी पी ओवर डी टी। एफ बराबर हो जाएगा के, यहाँ हमने डी बाई डी टी को बाहर ले लिया और अंदर पी की कीमत दर्ज कर दी। ये पी की कीमत है जो कि बराबर है एम वी के। तो देन हमारा रिलेशन एफ बराबर है के डी ओवर डी टी एम इंटू वी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको मजीद अलहदा करें, एम आप जानते हैं कि कॉन्स्टेंट के तौर पे आ रहा है तो ये डेरिवेटिव से बाहर लिखा जा सकता है। तो एफ बराबर हो जाएगा के एम इंटू डी वी ओवर डी टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डी वी बाई डी टी आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है जिसको एक्सलेरेशन का नाम दिया जाता है। तो एफ बराबर हो जाता है के इंटू एम ए के। अब इस रिलेशन से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम अज्यूम करें कि हमारे पास जो मैस है 1 किलोग्राम है और उसमें पैदा होने वाला जो एक्सलेरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और फोर्स जो है वो 1 न्यूटन के बराबर है, तो तब हम के की वैल्यू जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। देखें, इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मैस 1 किलोग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द बॉडी, देन देखें हमारे पास फोर्स की कीमत 1 आ जाएगी, के अपनी जगह रह जाएगा, मास की कीमत भी 1 है, ए की भी 1 है, तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा, तो के की कीमत 1 हो जाती है, जिसके मुताबिक हमारे पास के 1 होने के बाद एफ जो है वो एम ए के बराबर आ जाता है। और यही हमारा न्यूटन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है, यानी जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो लिहाजा लिखेंगे देयर फोर एफ इक्वल एम इन टू ए। यहाँ जो एरो के निशान इंडिकेट करते हैं इसकी डायरेक्शन को, यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जिस तरफ को फोर्स एक्ट अपॉन होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी होगी। यानी अगर हम लफ्ज़ों में बयान करें तो हम कह सकते हैं फोर्स इक्वल मैस मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, यानी फोर्स जो है प्रोडक्ट है मैस और एक्सेलरेशन का। ये यहाँ से एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाए तो एक्सेलरेशन जो है एफ ओवर एम के बराबर आ जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड मैस है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ द बॉडी। ये हमारी कन्वेंशनल डेफिनेशन भी है जो हमारी किताबों के अंदर लिखी हुई है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट अपॉन होती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। तो उस एक्सेलरेशन की जो मिकदार है वो लगाई जाने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसके मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैन काज एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन।
फोर्स जो है एक्सेलरेशन भी पैदा करती है और डीएक्सेलरेशन भी। डीएक्सेलरेशन दरअसल नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं, जिसकी वजाहत जो है पहले पिछले लेक्चर के अंदर भी आ चुकी है। एक्सेलरेशन आमतौर पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है, जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, और डीएक्सेलरेशन से मुराद नेगेटिव एक्सेलरेशन भी लिया जाता है कि अगर वेलोसिटी कम हो रही हो। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेटर ऑफ ए कार एक्सेलरेट्स, यानी अगर हम वेलोसिटी में इजाफा करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा, एंड ब्रेक्स डीएक्सेलरेटेड, जब उसकी वेलोसिटी को कम करेंगे यानी ब्रेक्स लगाएंगे तो फिर डीएक्सेलरेशन होगा, जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, जिसकी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी के अपोजिट हो जाती है। ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन है, जिसको ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका है कि अगर एक बॉडी 1 किलोग्राम का हो और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है प्रोड्यूस कर दिया जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स की कीमत 1 न्यूटन के बराबर होती है। डेफिनेशन दोबारा भी यहाँ लिख दी गई। 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन इट। फॉर एग्जांपल प्लेस 100 ग्राम ऑन योर आउट स्ट्रेच्ड पाम, कि आप अपने हाथ के ऊपर जो है 100 ग्राम वजन रखें। द फोर्स यू फील इज नियरली 1 न्यूटन। ये डायग्राम में देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाथ है, अगर इसके ऊपर हम 100 ग्राम जो है वो रखेंगे तो ये तकरीबन अंदाजन जो है 1 न्यूटन फोर्स जो है ये फील कर रहा होगा हमारा हाथ। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेकंड लॉ, कुछ बड़े अहम पॉइंट हैं। ये इन द सेकंड लॉ अगर f 0 हो जाए, इसका मतलब ये होगा कि a 0 हो जाएगा, यानी इन द सेकंड लॉ f इक्वल 0 इम्प्लाइज a 0। दिस इज ऑब्वियसली कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। तो ये दोबारा फर्स्ट लॉ की तरफ इशारा करता है, जिसको हम पहले बयान कर चुके हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट अपॉन ना हो तो वो अपनी रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखता है। तो जब फोर्स 0 हो जाएगी तो ये दोबारा फर्स्ट लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। द सेकंड लॉ इज अ वेक्टर लॉ, जो दूसरा लॉ है ये वेक्टर का लॉ भी कहलाता है। इट इज इक्विवेलेंट टू 3 इक्वेशंस, वन फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, जिसको हम मैथमेटिकली यूँ लिख सकते हैं। अगर हम एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस की बात करें तो फिर हम उसको लिखेंगे डी पी एक्स और डी टी, जो कि एम ए एक्स के बराबर होगा। ये जस्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंडिकेट करेगी इक्वेशन। अगर एफ वाई है तो डी पी वाई ओवर डी टी, जो कि एम ए वाई हो जाएगा, यानी वाई यानी एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाली फोर्स। और एफ जी जो है जो डी पी जेड ओवर डी टी हो जाएगा, जो कि एम ए जेड यानी जेड एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाली फोर्स को इंडिकेट करता है। दिस मीन दैट इफ अ फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी, ये बड़ा एक अहम पॉइंट यहाँ बयान किया जा रहा है। इसका मफहूम ये हुआ कि अगर फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है बट मेक सम एंगल विद इट, और उसके साथ कोई एंगल बना रही है, इट चेंजेस ओनली द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो फिर ये मुकम्मल तौर पे वेलोसिटी को नहीं बल्कि उसके एक कंपोनेंट को चेंज करेगी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट अपॉन हो रही है। मिसाल भी यहाँ पर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू द फोर्स मीन्स अनचेंज्ड। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ स्टेटमेंट दी जा रही है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि फोर्स के नॉर्मल होता है वो आमतौर पे चेंज नहीं होता। इसकी एग्जांपल देखें क्या है। फॉर एग्जांपल इन द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या है जिसको हमने अभी आगे लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है ये 2 डायमेंशनल मोशन होती है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें सिर्फ चूंकि वर्टिकल फोर्स एक्ट अपॉन हो रही होती है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लिहाजा हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती। तो यहाँ यही बात बयान की गई है, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू द फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। चूँकि आप जानते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल होता है ये आप ज़रा देख लें ज़रा प्रोजेक्टाइल कैसे वर्क कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास जो है प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल अज्यूम कर लें आप। तो इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो है यानी ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है एवरी पॉइंट के ऊपर जो बन रही है, जबकि इस पर जो फोर्स लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट अपॉन हो रही होती है। ये फोर्स है जो इसके ऊपर लग रही है। तो यहाँ देखें यानी जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है जो कि वी एक्स के बराबर रहेगा, उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती। यहाँ पर जो फोर्स है वो वेलोसिटी के कंपोनेंट के जो है वो लग रही है उसकी डायरेक्शन में लग रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल की डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल in the motion of a projectile under the vertical gravitational force, the horizontal component of velocity remains unchanged। तो जो इक्वेशन हमारी है F बराबर डी पी और डी टी जो कि एम ए के बराबर है,
इज एप्लीकेबल टू अ सिंगल पॉइंट पार्टिकल, ये जस्ट एक पार्टिकल के लिए अप्लाई होती है, यानी पार्टिकल सिस्टम के अंदर अगर हमारा पार्टिकल एक ही पॉइंट का है तो उस पर ये अप्लाई होती है। हाउएवर इट इज सेम फॉर रिजिड बॉडी, लेकिन ये रिजिड बॉडी के लिए सेम रहती है। और इवन मोर जनरली टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, या अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इन दिस केस m रेफर्स टू अ मास ऑफ रिजिड बॉडी, तो फिर हम जो पूरे यानी बॉडी की बात करेंगे तो रिजिड बॉडी कंसिडर किया जाएगा। और टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल एंड रेफर्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, और ये सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को इंडिकेट करती है। एनी इंटरनल फोर्स इन द सिस्टम आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एफ, यहाँ पर सिस्टम के अंदरूनी फोर्स जो हैं, जैसे यानी जो एटम्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स जो है, या क्रिस्टल के अंदर जो आपस में एटम्स की फोर्स जो है उसका यहाँ जिक्र नहीं कर रहे, यहाँ सिर्फ हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं जो बॉडी के ऊपर एक्ट अपॉन हो रही है। द सेकंड लॉ है द लोकल रिलेशन, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बयान हो रही है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है ये जस्ट उस पोजीशन के लिए होता है जिसके ऊपर फोर्स एक्ट अपॉन हो रही होती है, और अगर हम उसके पाथ के ऊपर यानी फोर्स लग गई, फोर्स के बाद चीज़ आगे मूव कर गई, तो हम उसके पाथ से ये कभी भी एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट अपॉन हुई थी या उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ था। दोबारा देखने स्टेटमेंट को। द सेकंड लॉ है द लोकल रिलेशन विच मीन्स दैट force F at a point in space at a certain instant of time is related to A, यानी acceleration at that point, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो वो ख़ास वक्त के लिए जो है एक्सेलरेशन के साथ रिलेट होती है एट दैट पॉइंट, एट दैट इंस्टेंट, उस पॉइंट पर और उस लम्हे होती है। एक्सेलरेशन हेयर एंड नाउ इज डिटर्मिन्ड बाय द फोर्स, उस वक्त एक्सेलरेशन जो है मालूम किया जा सकता है जो फोर्स की वजह से पैदा हुआ, एंड नाउ, और उसी वक्त ही नॉट बाई एनी हिस्ट्री ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, ना कि उसके पार्टिकल की मोशन की हिस्ट्री से, यानी पार्टिकल जब तक है और उस पर फोर्स एक्ट अपॉन हो रही है तो हम एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं, लेकिन अगर पार्टिकल मूव करके आगे चला गया, उसका जस्ट पाथ मौजूद है, तो उस पाथ से हम कभी भी एक्सेलरेशन की कीमत या फोर्स की कीमत को मालूम नहीं कर सकते। अब हम आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये दो यानी बातों को एक्सप्लेन करता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स को। एक्शन क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी फॉर एग्जांपल गेंद है, गेंद को हम दीवार के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं तो गेंद का दीवार के ऊपर लगना वो उसको एक्शन कहेंगे, और उसके नतीजे में जो गेंद के ऊपर फोर्स लगेगी वो रिएक्शन की फोर्स कहलाती है। तो न्यूटन थर्ड लॉ जो है ये दरअसल इसी स्टेटमेंट को ही एक्सप्लेन करता है फॉर्मल तरीके से। देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्या है। टू एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये जस्ट उसकी स्टेटमेंट है, फॉर्मल स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट मीन्स दैट इन एवरी इंटरएक्शन, इंटरएक्शन से मुराद यहाँ होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना या रिपेल करना। देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द टू इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, पेयर का मतलब जोड़ा है, कहता है कि हमेशा एक जो फोर्सेज का पेयर जो है वो एक्ट अपॉन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। The size of the force on the first object equal the size of the force on the second object, तो यहाँ ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात कर रहा है कि यानी जो फोर्स की साइज है या फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है और सेकंड ऑब्जेक्ट का उसके इक्वल होता है, दोनों ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होती है। दूसरी बात जो है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट, जबकि पहले ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स के अपोजिट होती है। और तीसरी बात, फोर्स ऑलवेज कम इन पेयर्स, फोर्स हमेशा जोड़े की शक्ल में होगी, इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट रहेगी। और तीसरी बात भी यहाँ पर बड़ी काबिल गौर है, जैसे हमने यहाँ दो बातें बयान की हैं। पहली बात के अंदर हमने ये बयान जारी किया कि जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है जितनी एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगाता है उतनी ही दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे लगाएगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल अर्थ है, ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो अगर 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो 1 न्यूटन फोर्स ही ज़मीन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा होगा। यानी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, यानी 1 किलोग्राम मास और ज़मीन का मास आप जानते हैं कि ज़मीन का मास तो 6 एंड मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम है, जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। लिहाजा यहाँ एक्शन और रिएक्शन पेयर जो होता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। दूसरी बात यहाँ बयान की कि डायरेक्शन सेम होगी,
यानी अपोजिट होगी। यानी अगर जो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन पर फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा है तो ज़मीन उसके ऊपर फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रही होगी। और तीसरी बात जो यहाँ पर बयान करनी है वो ये है कि उनके टाइम का इंटरवल भी सेम होता है। यानी जितनी देर के लिए एक्शन की फोर्स एक्ट अपॉन होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, बिल्कुल उतनी देर तक ही जो है रिएक्शन की फोर्स एक्ट अपॉन होती है, और एक्शन के ख़त्म होते ही रिएक्शन फोर्स भी ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो एफ ए बी इक्वल है माइनस एफ बी ए, यानी जो फोर्स ए ऑब्जेक्ट बी पे लगा रहा है वो उस फोर्स की इक्वल है, और अपोजिट है जो फोर्स बी ए के ऊपर लगा रहा होता है। नोट, एक्शन एंड रिएक्शन आर जस्ट फोर्सेस, ये जस्ट फोर्सेस होती हैं। द फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, ये हमेशा जोड़े की शक्ल में होगी। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये कभी एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट ऑन नहीं हो सकती। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज बट साइमल्टेनियसली, ये बात जो मैंने टाइम की बयान की थी, यानी एक ही वक्त में जो है असरअंदाज हो रही होती हैं, लग रही होती हैं। देयर इज नो काज इफेक्ट रिलेशन एज इट इज मिसकंसेप्शन, और यहाँ पर किसी किस्म का कोई काज या इफेक्ट रिलेशन उनके दरमियान नहीं पाया जाता। दो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन इन द टू बॉडीज डिफरेंट मासेस ऑन विच दे एक्ट, यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनमें एक्सेलरेशन भी सेम होगा, क्योंकि दोनों के मासेस डिफरेंट हैं, तो इसलिए एक्सेलरेशन का बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है इन दोनों फोर्सेस के लिए। इसकी हम एग्जांपल और जो है न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। ये सामने आपके स्प्रिंग बैलेंस दिखाया गया, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है इस पर, यानी राइट वर्ड, और ये लेफ्ट वर्ड फोर्स लगा रहा है। और रीडिंग देखें, यहाँ पर आप गौर करें तो रीडिंग आपको नज़र आ रही है कि ये 0 है। दोनों स्प्रिंग के ऊपर आप रीडिंग जो है ज़रा गौर कर लें तो आपको नज़र आ रही 0। ये मैं इसको सर्कल कर देता हूँ यहाँ, यानी फोर्स लगाने से पहले जो दोनों स्प्रिंग बैलेंस हैं उनकी रीडिंग जो है वो 0 आ रही है। ये बात आपको क्लियर नज़र आ रही है जी। तो इसमें आप देखें कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस जो हैं वो 0 पोजीशन पर हैं। अब जब हम इनके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होंगी डायरेक्शन के अंदर। ज़रा गौर कीजिएगा दोबारा, ये आपके पास स्प्रिंग बैलेंस हैं, इन पे अभी हमने फोर्स नहीं लगाई तो ये 0 लेवल शो करवा रहे हैं, और जो ही फोर्स लगाएंगे देखें इन पे कितनी फोर्स एक्ट अपॉन होगी। अब इधर देखें, हमने एक्शन की फोर्स जो है वो लगाई तकरीबन 58 जो है, यानी ग्राम वेट इसको लिखा हुआ है, ग्राम वेट के बराबर लिखा है। तब आप देखें यहाँ पर ये 58 पे पहुँच गया, ये भी 58 पे पहुँच गया, यानी दोनों जो स्प्रिंग बैलेंस हैं वो 58 यानी इक्वल और अपोजिट फोर्स जो उन पे लगी, यानी इसको हम कहेंगे एक्शन, यानी इस हाथ ने उसको खींचा है, दूसरा हाथ अपनी जगह पर ही है, लेकिन आप देखें दोनों पे बराबर फोर्स जो है वो एक्ट अपॉन हो गई है। ज़रा दोबारा देख लें, ये शुरू में पोजीशन है जब फोर्स एक्ट अपॉन नहीं हो रही, तो जो ही हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो इक्वल और अपोजिट फोर्स जो हैं वो हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम होती हैं। एक और एग्जांपल देखें, ये सामने आपकी दीवार नज़र आ रही है। इस दीवार के ऊपर अगर हम किसी गेंद को स्ट्राइक करें, ये गेंद है फॉर एग्जांपल, जब हम इसको इसके ऊपर थ्रो करते हैं तो ज़रा दोबारा देखें कि जैसे गेंद इसके ऊपर थ्रो की जाती है तो ये गेंद का दीवार के ऊपर लगना एक्शन कहलाता है, और दीवार से वापस पलट कर आना जो है वो रिएक्शन फोर्स कहलाती है। तो यूँ आप देखा कि एक्शन और रिएक्शन जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर और सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट अपॉन हो रहे होते हैं। दूसरी एग्जांपल है, और देखें, ये हमारे पास यानी इसको हम बुलेट और गन की एग्जांपल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक गन है, इसके अंदर जो है बुलेट होगी, तो जब हम इसको फायर करेंगे तो देखें कि जो बुलेट है वो आगे को जाएगी, और रिएक्शन के तौर पर जो है ये राइफल जो है पीछे को रिकॉयल होगी, जिसको हम रिकॉयल वेलोसिटी का नाम भी ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पर दोबारा ज़रा गौर करें, ये इसकी पोजीशन ज़रा देख लें पहले कि कहाँ पर है ये राइफ़ल। तो जो ही ये फायर किया जाता है तो राइफ़ल जो है पीछे को रिकॉयल होती है, और जो बुलेट है वो आगे को जाती है। दोबारा देख लें, दोबारा एक दफ़ा और ऑब्जर्व करें कि ये कैसे रिएक्शन हो रहा है, यानी ये जो गन है ये पीछे को रिकॉयल होगी और बुलेट आगे जाएगी। तो जो रिएक्शन फोर्स है वो पीछे को अमल कर रही है, और जो एक्शन फोर्स है वो आगे को है, इसको हम रिकॉयल ऑफ गन का नाम भी देते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन क्या है, ये एक और एग्जांपल देखें गुब्बारे वाली, दोबारा देखें, इसके अंदर आगे गुब्बारा जो है उसमें से हवा जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और गुब्बारा जो है आगे को हरकत कर रहा है। तो इसमें जो हवा का पीछे को निकलना ये एक्शन है, और रिएक्शन के तौर पर जो गुब्बारा है वो आगे को जाता हुआ दिखाई दिया गया।
ऐसे ही हमारे पास मिसाइल या रॉकेट की एग्जांपल लें तो इसमें जो हमारा रॉकेट या मिसाइल है जब उसको हम छोड़ेंगे तो ये गैसेस जो हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी बाहर की तरफ को, और रॉकेट जो है ऊपर की तरफ को जाएगा। ये देखें, तो ये एक्शन और रिएक्शन दोबारा ऑब्जर्व करें, एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है कैसे एक्ट ऑन हो रही है। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि हम जब चलते हैं तो हम किस तरह जो है ये हमारा अमल होता है। इसमें एक जो है चलने का अमल मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो इसमें देखें, ये हमारा जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट ऑन हो रहा है और ज़मीन का रिएक्शन जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। जब हम अपने पाँव से ज़मीन को पीछे की तरफ यानी फोर्स लगाते हैं जिसको हम एक्शन फोर्स का नाम देते हैं, तो रिएक्शन जो है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट ऑन होता है। जबकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन जो होगा उसमें वो एक वजन को बैलेंस करेगा जिसको W के बराबर लिया जाएगा, तो रिएक्शन वर्टिकल कंपोनेंट। अब हम इसको रिजॉल्व करके एक्सप्लेन करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स, तो ये हमारे पास जो रिएक्शन फोर्स है ये इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो कि फॉरवर्ड मोशन की डायरेक्शन में एक्ट ऑन होगा। अब एक और एग्जांपल देखें, इसमें एक आदमी जो है कश्ती के अंदर खड़ा है, तो जो ही ये कश्ती से जंप लगाता है तो कश्ती जो है बैकवर्ड मूव करती है, क्योंकि जो ही इसने फोर्स लगाई आगे की तरफ तो ये एक्शन के तौर पे आगे चला गया, और जो रिएक्शन के तौर पर जो कश्ती है वो बैकवर्ड मूव। देखें ज़रा, ये दोबारा ज़रा गौर करें, जो ही इसने जंप लगाया यहाँ से तो जंप लगाते ही जो कश्ती है वो बैकवर्ड हरकत में आई और जो वो आदमी है जो आगे की तरफ मूव कर गया। ऐसे ही हमारे पास ये एक यानी घोड़े और तांगे की एग्जांपल जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होती है। ये बात का तो हमारे यानी MCQ के तौर पे या शार्ट क्वेश्चन आ जाता है। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, ए हॉर्स इज अर्ज्ड टू पुल ए कार्ट, द हॉर्स रिफ्यूजेस टू ट्राई, citing Newton's third law has his defense. The pull of me on the cart is equal but opposite to the pull of the cart on me. If I can never exert a greater force, action and reaction are always equal on the cart, then it exerts on me. How can I ever set the cart moving? Ask the horse. How would you reply? तो सवाल किया गया कि घोड़ा जो है वो तांगे पे फोर्स लगा रहा है और जो तांगा जो है कार्ट जो है वो घोड़े पे फोर्स लगा रहा है, तो फिर वो हरकत में कैसे आ जाता है, इस सवाल का जवाब दें। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। वाई डू नॉट यू एजुकेट द हॉर्स प्रॉपरली, कि उसने कहा आपने हॉर्स को क्यों नहीं समझाया है, तो ये तो सिर्फ जस्ट क्वेश्चन के तौर पे उसने पूछा है। तो देखें इसके अंदर क्या होगा कि ये WC यानी इसका यानी जो कार्ड है इसका सेंटर ऑफ मास का वजन है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट ऑन हो रहा है, और ये उसका रिएक्शन होगा ज़मीन का जो उसको ज़मीन के ऊपर रखता है। रिएक्शन RC ऑन द कार्ड ऑफर्ड बाय द ग्राउंड मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट ऑफ द कार्ड। ये फोर्स है जो घोड़ा जो है इस पॉइंट के ऊपर लगा रहा है, यानी जिसको हम सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं इस कार्ड का। तो इस पॉइंट के ऊपर जो है THC यानी हॉर्स का जो है एक्शन फोर्स जो है अमल करेगा, और इसके ऊपर जो टेंशन की फोर्स है वो बैकवर्ड अमल करेगी इसके ऊपर। रिएक्शन पुल ऑफ द कार्ट ऑन द हॉर्स इज TCH मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द फॉरवर्ड पुल ऑफ द हॉर्स ऑन द कार्ट। तो यानी रिएक्शन पुल जो है कार्ट का और हॉर्स का दोनों बराबर हैं मैग्नीट्यूड में। इफ द हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन स्लैंटिंग मैनर, एक्शन के तौर पे द रिएक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड इज रिजॉल्व्ड इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो घोड़ा है जब वो पुश करेगा ग्राउंड को एक्शन की सूरत में, तो रिएक्शन जो ऑफर्ड होगा ग्राउंड का वो रिजॉल्व करेंगे हम दो कंपोनेंट्स में, एक को हम वर्टिकल और एक को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का नाम देंगे। तो ये देखें, ये आपके सामने ये घोड़े का एक्शन दिखाया जा रहा है। इस एक्शन का जो रिएक्शन फोर्स है ये है। अब हम एक्शन को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट जो है वर्टिकली ऊपर की तरफ को अमल कर रहा है और दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अब फोर्स की जो कुल मिकदार एक्शन यहाँ पर लग रही है उसका कुछ ही हिस्सा जो है वो यानी इसके वजन को बैलेंस करेगा और कुछ हिस्सा जो है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवा देता है। ये WH है, यानी जो नीचे की तरफ अमल कर रहा है हॉर्स का वेट है वो इसके एक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट के कुछ हिस्सों को बैलेंस करेगा और एक्शन का रिमेनिंग हिस्सा जो हॉर्स को आगे की तरफ मूव करवाता है। द वर्टिकल कंपोनेंट V मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट ऑफ द हॉर्स, जिसको WH से ज़ाहिर किया गया। लिहाजा जैसे ही एक्शन इसके ऊपर होगा तो ये कार्ड जो है आगे की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन F, then the horse cart system will move forward with acceleration।
जैसे ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा तो कार्ट जो है आगे की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।